नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ की यहाँ पर जो है वो क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ की रही थी। यहाँ पर जैसे कि सभी यहाँ पर परिचय हमने जाना था। परिचय के साथ में प्रारंभिक विद्रोह के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में अभी यहाँ पर जो है वो आता है क्या, साम्राज्य विस्तार को लेकर। देखिए, प्रारंभिक जो संघर्ष हुआ था राज्याभिषेक के समय, तो वो यहाँ पर जो है वो मैंने बताया था कि आसफ खां के सहयोग से यानी उसके ससुर के सहयोग से जो है वो गद्दी पर बैठता है, सभी राजकुमारों की हत्या करवा देता है और उसके बाद में हत्या करवाने के बाद में जो है वो आकर आगरा में जो है वो अपनी राज्याभिषेक करता है। क्या करता है? आगरा में राज्याभिषेक करता है। राज्याभिषेक करने के बाद में भी काफ़ी संघर्ष हमें देखने को मिलता है। प्रारंभिक संघर्ष जो शासनकाल के दौरान, तो उसमें भी काफ़ी यहाँ पर संघर्ष देखने को मिले। और उसके बाद में हम बात करेंगे आज किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार से लेके एंड तक, यानी आज की क्लास में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर शाहजहाँ की, और शाहजहाँ में हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार की हम बात करेंगे। साम्राज्य विस्तार में हम क्या यहाँ पर देखेंगे, तो बात करें तो साम्राज्य विस्तार में हमें काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो अभियान चलाए थे इसने, जैसे कि दक्षिण अभियान चलाया और साथ में कंधा। दो मोस्ट यहाँ पर जो है तो वो है क्या है, एक तो है दक्षिण अभियान। देखिए, दक्षिण अभियान, तो दक्षिण अभियान यहाँ पर चलाया इनके द्वारा। और दक्षिण अभियान चलाने के साथ में इन्होंने क्या क्या जीता? इन्होंने जो है वो अहमदनगर, क्या, अहमदनगर को जीता। क्या, अहमदनगर को इसने जीता। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो एक और हमें देखने को मिलता है, क्या जीता, कब जीता था? 1636 में। कब? 1636 में। इधर बात करें तो इधर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एक यहाँ पर देखने को मिलता है गोलकुंडा व बीजापुर को, बीजापुर के साथ संधि। तो बीजापुर के साथ संधि करता है। कब करता है? 1636 से 37 में ये संधि कर लेता है। किसमें? गोलकुंडा और बीजापुर में। तो दक्षिण अभियान में यही देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है। इसके अलावा जो बात है वो ये याद रखनी है कि दक्षिण अभियान के दौरान ही जो है वो कोहिनूर हीरा इन्हें भेंट किया गया था। वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा भेंट किया गया, कैसे भेंट हुआ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। यहाँ पर जो है वो देखिए, बात करें तो दक्षिण अभियान के दौरान ये यहाँ पर जो है वो संधि हुई, एक अहमदनगर को जीता। इसके अलावा बात करते हैं तो दक्षिण अभियान का सूबेदार कौन रहता था? सूबेदार। तो सूबेदार कौन रहता था? आपको भी पता होगा, जो पुत्र होते हैं। तो पुत्रों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं का सूबेदार बनाकर नियुक्त करते हैं। और वो वहाँ पर जब तक जो है वो शासक नहीं बनता है, उत्तराधिकारी होते हैं उनके, मतलब जो भी होते हैं उत्तराधिकारी, उनको सभी को सूबेदार बना के नियुक्त करके रखते हैं ताकि उनको थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी हो। तो सूबेदार होते हैं। तो बात करें ऐसे ही सूबेदार शाहजहाँ का पुत्र होता है। क्या? शाहजहाँ का पुत्र। तो शाहजहाँ का पुत्र कौन? औरंगजेब। औरंगजेब। और ये कहाँ का था? ये कहाँ का? दक्कन का। दक्कन का क्या था? सूबेदार था। कहाँ का? दक्कन का सूबेदार था। तो दक्कन का सूबेदार था कौन? औरंगजेब। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अभियान में कि दक्षिण अभियान यानी दक्षिणी क्षेत्रों में कौन था यहाँ पर? औरंगजेब। औरंगजेब क्या था? सूबेदार था। तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब कब तक रहा? बात करें हम औरंगजेब, औरंगजेब हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो 1600 कब? 1636 से 44 तक रहता है। कब? 1636 से 44 तक। दो समय यहाँ पर मिलते हैं, 1636 से 44 व 1652 से 1658 ईस्वी तक। दक्कन का सूबेदार,
रहता है। तो दक्कन का सूबेदार यहाँ पर रहता है कब से कब तक, 1636 से 44 वो 1652 से 58, 2 समय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिण का ही भाग जो है वो औरंगजेब संभालता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो स्टार लगा के याद रखिएगा इस बात को। इसी के साथ में एक यहाँ पर बात हो रहा है कि दक्षिण अभियान का जो है वो गोलकुंडा, यहाँ पर कौन था, हमने बात की थी यहाँ पर गोलकुंडा की, किसकी, गोलकुंडा की। तो गोलकुंडा की बात कर रहे हैं, तो गोलकुंडा का वजीर था, वजीर एक व्यक्ति था। वजीर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कौन, बात करें यहाँ पर मोहम्मद सैयद, कौन देखने को मिलता है, मोहम्मद सैयद। तो मोहम्मद सैयद की बात करूं तो अंतिम काफ़ी संघर्ष चलता है गोलकुंडा के साथ में, जो यहाँ पर विजय था 1636 से 37 में। तो संघर्ष चलता है। इसी के साथ में काफ़ी संघर्ष के बाद में एक बार इसका मन करता है तो ये मुगल साम्राज्य में मिल जाता है, इच्छा से जो है वो मुगल साम्राज्य में मिल जाता है और वहाँ पर चला जाता है। तो मोहम्मद सैयद की बात कर रहा हूँ, तो मोहम्मद सैयद कौन था, अगर बात करूँ तो इसका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, नाम इसका यहाँ पर मीर जुमला के नाम से आप यहाँ पर याद रखते हैं। मैं यहाँ पर अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पर हाईलाइट हो। तो मीर जुमला कौन, मीर जुमला। अब मीर जुमला आपने पढ़ा होगा बट ये नाम आप नहीं पढ़े होंगे। मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सैयद। मीर जुमला कौन था, तो ये था फारसी का प्रमुख व्यापारी, फारस का जो है वो प्रमुख व्यापारी था। ये फारस का प्रसिद्ध व्यापारी कहा जाता था इसको। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ को जो है वो क्या करता है, शाहजहाँ को एक कोहिनूर हीरा देता है। क्या, विश्व का कोहिनूर हीरा जो है वो किसको देता है, शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा इसी ने दिया था, मीर जुमला उर्फ मोहम्मद सैयद। तो इसी ने जो है वो कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को दिया था और बाद में शाहजहाँ ने अपने जो है वो तख्त ए ताउस में लगाया था। किसमें, तख्त ए ताउस यानी उसकी जो कुर्सी होती है उसमें लगवाया था। तो हम बात कर रहे हैं क्या, मोहम्मद सैयद उर्फ मीर जुमला। तो इसके बारे में बात करें तो यह गोलकुंडा का वजीर था। वजीर के साथ में बात करें तो ये कौन था, इसकी बात करें हम यहाँ पर वजीर के या मीर जुमला की, तो मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था। क्या था, फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था। और फारस में किस नाम से जाना जाता था, मीर जुमला के नाम से। क्या, मीर जुमला के नाम से। इसी ने जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी ने शाहजहाँ को ही कोहिनूर हीरा भेंट में दिया। तो कोहिनूर हीरा जो है वो शाहजहाँ को क्या किया, भेंट में दिया। किसने, मीर जुमला ने। यहाँ पर ये बात हुई। इसी के बाद में आगे बात करें तो शाहजहाँ ने जो है वो उस हीरो को कहाँ पर लगवाया, यानी कोहिनूर हीरो को किस में लगाया, शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरे को अपने तख्ते ताउस में लगवाया। किस में लगवाया, तख्ते ताउस में। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ के द्वारा कोहिनूर को जो है वो भेंट किसको दिया, मीर जुमला ने दिया। और शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरो को अपने तख्ते ताउस में लगवाया।
यानी जो सीट थी, जो शासक बैठता था उस पे। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो हमने बात की साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो सभी पर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। इसके बाद में जो है वो बात करें तो एक यहाँ पर जो है वो और यहाँ पर देखने को मिलता है, हमने बात की दक्षिण अभियान यहाँ पर जो है वो हुआ, वो दक्षिण अभियान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी की। दक्षिण अभियान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा जो है वो किसने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था तो मीर जुमला, और आपको इसका नाम भी याद रखना है मोहम्मद सैयद। कुछ भी पूछा जा सकता है, आजकल काफ़ी डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो मीर जुमला पूछा जाता ही रहा है, बट आपको याद रखना है मीर जुमला के साथ साथ में मोहम्मद सैयद, क्योंकि कई बार पूछ ले कि आपको मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका नाम था मोहम्मद सैयद। और क्या करता था वो, फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था, और फारस में किस नाम से जाना जाता था, मीर जुमला के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिलता है, आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंधार पर विजय। कंधार पर विजय, कंधार पर विजय के बारे में बात करें तो कंधार पर विजय हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करूँ तो कंधार पर देखिए किसके, जहांगीर के शासनकाल में ही जो है वो कंधार को कौन जीत लेता है, कंधार को फारस जीत लेती है। कौन, फारस। कब, 1622 ईस्वी में, यहाँ पर ये डालिए 1622 ईस्वी में फारस, या बोल सकते हैं ईरान के द्वारा अधिकार, तो किसके द्वारा, ईरान, फारस के द्वारा यहाँ पर जो है वो अधिकार कर लिया जाता है 1622 में। इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है 1628 में। कब, 1628 में जब शासक बनता है शाहजहां, तो इसमें क्या करता है, यहाँ पर जो है वो कंधार पर अधिकार कर लेता है मुगलों का, तो मुगलों का क्या करते हैं, अधिकार हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है 1648 में, यानी आप मान के चलिए कि फिर से फारस का जो है वो अधिकार हो जाता है कंधार पर। बीच में शाहजहां ने जीता था, बट फिर यहाँ पर जो है वो अंतिम यानी 1648 में कंधार पर पुनः फारस का अधिकार हो जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो ही याद करना है साम्राज्य विस्तार में, एक दक्षिण अभियान जिसमें हम बात करें मोस्ट, उसमें कौन सा है, अहमदनगर। अहमदनगर को कब जीता, 1636 में। और कंधार पर विजय, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि 1628 में जो है वो किसने जीता था, शाहजहां ने यहाँ पर जीत लिया था। कब, 28 नहीं, हाँ 28 में क्या है, इसने जीत लिया था। तो ये हमें यहाँ पर सभी जानकारी हमें मिलती है साम्राज्य विस्तार से रिगार्डिंग। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, इनके काफ़ी सारे बिंदु हैं, सभी यहाँ पर जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु यानी आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो हमने साम्राज्य विस्तार इनके बारे में जानकारी की बातें की। अब यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि बात करें निर्माण क्षेत्र में क्या क्या किया गया, उन सभी के बारे में जानकारी। तो बात करें अब यहाँ पर, तो शाहजहां के काल, क्या, शाहजहां के काल को स्थापत्य युग का स्वर्णिम काल कहा। क्या, शाहजहां के काल को स्थापत्य युग का स्वर्णिम काल कहा। और इससे पहले हमने बात किया था किसकी, चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा गया, जहांगीर के।
और स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा गया, शाहजहाँ के। तो हमने ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो है वो काफ़ी यहाँ पर निर्माण करवाए जाते हैं इनके द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। जो आप याद रखते हो ना, क्या जो ताजमहल की बात कर रहा हूँ, ताजमहल जो आप याद रखते हो ना, शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। और किसकी याद में, इनकी पत्नी किसकी, मुमताज, या फिर जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर अर्जुमंद, किसकी, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। 31 में वहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाती है, उसकी याद में जो है वो फिर बनवाता है। तो 31 से 53, कब, 31 से 1653 तक जो है वो ये निर्माण कार्य चलता है, किसका, ताजमहल का। चलिए अध्ययन करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्थापत्य कला में, हम बात कर रहे हैं निर्माण, प्रमुख निर्माण कार्य, निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करें तो फर्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दिल्ली का लाल किला। देखिए दिल्ली का लाल किला, ओके। इसके बाद में आता है दिल्ली का क्या, दिल्ली काय की जामा मस्जिद, क्या, जामा मस्जिद। तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, हमने ये दोनों बात हुई, तीसरा हमें देखने को मिलता है दीवाने खास, चौथा हमें देखने को मिलता है दीवाने आम, पांचवा की बात करें तो हमें देखने को क्या मिलता है, आगरा में मोती, मोती क्या, मोती महल या मोती महल, महल या मस्जिद। देखिए ये बात आपको याद रखनी है, आगरा की मोती महल या मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। एक यहाँ पर और देखने को मिलता है क्या, आगरा का मोती मस्जिद, तो एक था दिल्ली का मोती मस्जिद। तो ये किसने बनवाया, तो दिल्ली का है, ये है आगरा का, इसने बनाया है औरंगजेब। तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली की मोती मस्जिद। आगरा की मोती मस्जिद बनाई थी शाहजहाँ ने। इसके बाद में छठी बात करें तो निर्माण कार्य किया गया था आगरा का ताजमहल, ताजमहल, आगरा का ताजमहल। तो ताजमहल ये सभी जो है वो निर्माण कार्य इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा जो है वो बात करें शाहजहानाबाद की स्थापना की इन्होंने, क्या, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, लेकिन बट वो ये निर्माण कार्य है वो स्थापना की थी वो बात अलग है, बाद में अध्ययन करेंगे। पहले ये आप यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम डिटेल से हम जानते हैं, यहाँ पर ताजमहल से क्वेश्चन आते हैं तो ताजमहल से हम यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है इनमें, अंदर से डीपली पूछा जाएगा तो ताजमहल। पहले बात करें कहाँ, कहाँ पर है, तो ये है आगरा में। कब बनवाया, कब, कब बनवाया था, 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक कार्य या समय लगा, ओके। कब तक, 1636 से 1653, लगभग 22 वर्ष जो है वो समय लगा इसका। मृत्यु कब हुई थी, या बात करें यहाँ पर किसकी याद में, अपनी पत्नी की याद में। कौन थी पत्नी, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। कौन थी, ये थी
आसफ खां की पुत्री। ओके, देखिए सभी आपको याद करवा रहा हूँ वापस से। अपनी पुत्री की याद में, वो अपनी पत्नी की याद में, अर्जुमंद बानो की याद में आसफ खां की पुत्री थी। मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1631 में। इसकी याद में ये यहाँ पर जो है वो कार्य चलता रहा। 31 से काफ़ी जो है वो आक्रमण, साम्राज्य विस्तार में इनमें भी ध्यान देना बंद कर दिया। जाते थे तो दक्षिण अभियान में वो चले जाते थे, बाद में आके अपने इस कार्य में लग जाते थे, तो वापस फिर उसको कोई जीत लेता था। तो ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। मृत्यु के बाद में 31 से काम चला, 53 तक चला, 22 वर्षों तक इनका काम में लगा। स्थापत्य अब इनको बनाने का कार्य किसको सौंपा? बात करें तो यहाँ पर वास्तुकार था। क्या? वास्तुकार था। तो वास्तुकार और एक लगता है मिस्त्री। क्या? एक है मिस्त्री। तो मिस्त्री और वास्तुकार की बात करूँ, देखिए वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार हमें देखने को मिलता है अहमद लाहौरी। इसके अलावा बात करें मिस्त्री, तो मिस्त्री हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उस्ताद कौन? ईसा खां। ये हमें देखने को मिलता है। तो वास्तुकार और मिस्त्री के बारे में हमने बात की। यहाँ पर जो है वो किसका था? ये आगरा, ये ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो ताजमहल के वास्तुकार और इनकी बात हो गई है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें इसमें, कहाँ से क्या, ऐसे क्या यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक बात यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर डाल लीजिए स्टार लगा के। तो ताजमहल ये भारतीय ईरानी व मध्य एशिया की कला का मिश्रण है। तो ये किसमें है? ताजमहल भारतीय और ईरानी व मध्य एशिया कला का क्या है? मिश्रण है। इसके साथ साथ में बात करें तो ये यहाँ पर जो है वो हुमायूं के मकबरे से प्रेरित, क्या? हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर जो है वो ताजमहल बनाया गया था। तो माना जाता है ताजमहल किससे प्रेरित था? हुमायूं के मकबरे से। दो इंपॉर्टेंट बात इधर हो गई। आगे की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जो है वो बोला जाता है कि हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर यहाँ पर बनाए गए थे और संपूर्ण कार्य में जो है वो सफेद। तो इसमें अगर यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण सफेद संगमरमर का प्रयोग, तो संपूर्ण संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर जो है वो इसमें किया गया है। पूर्णतः संपूर्ण, आप यहाँ पर लिख सकते हो पूर्णतः संपूर्ण सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया ताजमहल में। इसी के साथ में चार मीनार पद्धति, क्या? चार मीनार पद्धति का प्रयोग किया गया। चार मीनार या चार बाग पद्धति, ये दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पद्धति का प्रयोग किया गया है इसमें, किसमें? आगरा के ताजमहल में। ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सभी आपको एक बार जो है वो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में बात करें तो देखिए ये हुआ, हमें बात कर रहे थे ताजमहल के बारे में। ये संपूर्ण ताजमहल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका वास्तुकार भी पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा अहमद लाहौरी। और मिस्त्री के बारे में मैंने बात किया कि उस्ताद ईसा खां। तो ये हमने बात की। अब बात करते हैं इनके द्वारा देखिए निर्माण कार्यों के बारे में, तो हमने जानकारी दे दी। लेकिन बात करते हैं स्थापित यहाँ पर किया था एक नगर का,
नगर का स्थापित कौन सा नगर की स्थापना की थी बात करें तो हमें देखने को मिलता है इन्हीं के नाम पर, क्या इन्हीं के नाम पर शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद कहाँ पर किया था? दिल्ली में। क्या शाहजहानाबाद की स्थापना, नगर की स्थापना, क्या नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसी को जो है वो बाद में 1638 में 38 ईस्वी ने शाहजहां ने राजधानी आगरा से स्थानांतरित की। तो क्या शाहजहानाबाद की स्थापना करते हैं दिल्ली में, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली में है। 1638 में जो है वो आगरा से जो है वो राजधानी बना लेते हैं इसी को। यह हमें बात यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में बात करें तो एक है मयूर सिंहासन का निर्माण। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाते हैं कौन? शाहजहां के द्वारा। क्या? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। और इसका निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण में वास्तुकार कौन था? कौन? वास्तुकार। वास्तुकार की बात करें तो बेबादल खां। कौन? बेबादल खां वास्तुकार थे। निर्माण की बात करें किसने बनवाया था, निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। क्या? शाहजहां ने। तो किसने? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जो है वो राजा की बैठने का जो है वो स्थल होता था। सिंहासन यानी गद्दी वो होता था। तो इसी में जो है वो बोला जाता है कि जो है वो इसको यहाँ पर जो है वो कौन ले गया था? नादिर शाह जो है वो कहाँ ले जाते हैं? नादिर शाही से ले जाते हैं। बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमने बात कर रहे हैं कि नादिर शाह जो है वो 1739 में जो है वो इसे कहाँ ले जाते हैं? ईरान ले जाते हैं अपने साथ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर स्टार डाल लीजिएगा और फिर लिखिएगा कि जो है वो 1639 में 1600 नहीं 1739 में मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने अपने साथ ईरान ले गए। कब की बात हो रही है? 1739 में मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने जो है वो अपने साथ में ईरान ले गए। सभी एक बार इसके यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। इसकी यहाँ पर बात करें, अब हम बात करते हैं धार्मिक परिवर्तन ऐसा मैं चाहूँगा। धार्मिक नीति की बात करेंगे किसकी? शाहजहां की। शाहजहां की धार्मिक नीति में बात करें तो एक कट्टर मुस्लिम था। क्या? कट्टर मुस्लिम था। क्या? शाहजहां क्या था? शाहजहां कट्टर मुस्लिम था। कट्टर मुस्लिम था। इसी के चलते इन्होंने जो है वो बात करी यहाँ पर। पहला क्या था महत्वपूर्ण बात कि कट्टर मुस्लिम था। इसी के चलते इसने जो है वो तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ की। क्या? तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ किया इन्होंने। और बात करें तो बाद में भले ही इसे हटा दिया था। क्या? बाद में इसे हटा दिया। बाद में इसे हटा दिया था क्योंकि हम बात कर रहे हैं
यहाँ पर इसके पुत्र था, श्रेष्ठ पुत्र की बात करें तो दारा सिको, और उसी के इधर बात करें तो जहारा यानी पुत्री में जहारा, तो इनके संपर्क में आता है और उनके संपर्क में आकर जो है वो इसे हटा देते हैं, हटवा देते हैं। तो तीर्थ यात्रा कर यहाँ पर जो है वो हटा देते हैं। इसी के साथ में तीसरी बात करूँ तो गो वध प्रतिबंध को समाप्त कर देते हैं। क्या? गोवध प्रतिबंध को समाप्त कर देते हैं। कौन? शाहजहां। कट्टर मुस्लिम था इस वजह से। इसी के चलते बात करें, चौथी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि 1636-37 में आदेश पारित करता है। आदेश पारित कर हिंदू मुसलमानों के सभी मंदिरों को क्या करवाता है? नष्ट करवा देता है। क्या? आदेश पारित कर हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा देता है। ये बात हमें देखने को मिलती है 1636 में। इसके बाद में नष्ट करवा देता है इस प्रवृत्ति को इसके पुत्र दारा सिको है वह पुत्री जहांआरा जो इसकी बड़ी पुत्री थी जहांआरा के प्रभाव में आकर यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। यानी जो ये प्रवृत्ति अपना रखा था हिंदू धर्मों के मंदिरों को तोड़वाना, हिंदुओं पर जो है वो कर लगाना, तीर्थ यात्रा कर, ये सभी संपूर्ण कार्य किए जा रहे थे, गोवध तो लेकिन थोड़ा सा यह जहांआरा वो दारा सिकों के प्रभाव में आया। इनके प्रभाव में आने पर थोड़ा सा यहाँ पर हिंदुओं को रियायत दी गई, तो ये कार्य कम हुए, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर पांचवी बात आती है कि जो है वो यहाँ पर क्या? शाहजहां ने सिजदा व पाबोस की प्रथा को समाप्त किया। तो सिजदा व पेबोस की प्रथा को समाप्त किया किसने? शाहजहां ने। इसके स्थान पर एक प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहर ए तस्लीम प्रथा प्रारंभ की। तो हमें क्या देखने को मिलता है? इनके स्थान पर चाहर ए तस्लीम प्रथा यहाँ पर जो है वो प्रारंभ कर देता है। ये हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। धार्मिक नीतियों के बारे में हमने बात की, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर बात की। शाहजहां के द्वारा कट्टर मुस्लिम था, तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ किया, गोवध प्रतिबंध समाप्त किया, यानी गोवध प्रतिबंध था उसको हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया, यानी प्रतिबंध नहीं रहेगा, गोवध पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। 36 में आदेश देकर हिंदू धर्म को मंदिरों को मिटवा दिया। शाहजहां ने सिजदा पेबोस की प्रथा को समाप्त किया और दूसरी प्रथा लागू की, चाहरे तस्लीम। सिजदा पेबोस होती है सिजदा, ऐसे झुककर जो है वो राजा को यहाँ पर प्रणाम करना, और यहाँ पर पेबोस की बात करें तो राजा के लेट कर जो है वो पैर चूमना, वो पेबोस होता था। बट ये एक नई प्रथा चाहर ए तस्लीम की यहाँ पर प्रथा चालू की। इसके अलावा बात करें हम थोड़ा सा, हम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इधर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमने बात की यहाँ पर तक। अब यहाँ पर ये वो देखने को मिलता है कि विवाह के नियम यहाँ पर जो है वो बदले। विवाह के
नियमों में बदलाव किया। यह हमें देखने को मिलता है कि विवाह के नियमों में बदलाव करता है शाहजहां। और विवाह के नियमों में बदलाव क्या करता है कि अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर विवाह करोगे, यानी हिंदू अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो पहले तो कर नहीं सकता, और करेगा तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम ग्रहण करना होगा, मुस्लिम धर्म को अपनाना होगा। उसके बाद में ही जो है वो क्या कर सकता है, उसके बाद में ही यहाँ पर विवाह यहाँ पर कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो है वो नियम लगाए। इसके बाद में अगर बात करें तो बादशाह या शासक, क्या शासक या फिर बोल सकते हैं बादशाह की तस्वीर को पगड़ी पर लगाना प्रतिबंध या रोक लगाने पर रोक लगा दी, यह हमें देखने को मिलता है। तो शासक की बादशाह की क्या करते हैं, पगड़ी पर जो है वो फोटो तस्वीर लगा के रखते थे, उस प्रथा को भी जो है वो समाप्त कर दिया, उस पर भी रोक लगा दी। इसी के बाद में बात करें तो लास्ट हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, क्या लास्ट हमें यहाँ पर बात देखने को मिलती है इसके बारे में कि यहाँ पर जो है वो इसके द्वारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो लास्ट है अंतिम इसकी, यहाँ पर है कि जो है वो यहाँ पर संवत चल रहा था, क्या हिजरी संवत किसने प्रारंभ किया। क्वेश्चन आए कि हिजरी संवत किसने प्रारंभ किया। शाहजहां ने प्रारंभ करता है, शाहजहां के द्वारा प्रारंभ होता है। इससे पहला कौन सा था, इससे पहले संवत यहाँ पर चल रहा था इलाही संवत। तो यहाँ पर आता है इलाही संवत को समाप्त किया व हिजरी संवत को प्रारंभ किया। तो ये हमें देखने को मिला। ये संपूर्ण यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें की हमने, और ये सभी आपने यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ये सभी यहाँ पर कार्य यहाँ पर शाहजहां के द्वारा करवाए गए, सभी एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। इसके बाद में जो है वो इनके संघर्ष के दौरान यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी यहाँ पर संघर्ष चले। उत्तराधिकारी संघर्ष किसके, इसके। तो इसमें क्या है, लास्ट में ये बीमार हो गया था, कौन, शाहजहां। तो लास्ट में जैसे ही शाहजहां बीमार हुआ तो उत्तराधिकारी यहाँ पर जो है वो संघर्ष होना प्रारंभ हो गए, और उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर जो है वो प्रारंभ हो गए। तो इन सभी यहाँ पर जो है वो 4 पुत्र थे, आपको मैंने बात किया 4 पुत्र थे, चारों ही पुत्रों ने उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर जो है वो किया जाने लगा। युद्ध यहाँ पर जो है वो आपस में लड़ते गए और लड़ते रहे। बात करते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो प्रमुख हम 4 से 5 यहाँ पर जो है वो संघर्षों की बात करेंगे, जिसमें पहला हमें देखने को मिलता है किसका, बहादुरपुर का युद्ध। ये कब होता है, यहाँ पर बात करते हैं ये कब होता है, ये होता है 14 जनवरी 1658। देखिए दो ही साल यहाँ पर जो है वो हुआ था संघर्ष, वो हुआ यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष चला कब से कब तक, 1658 से 59 ईस्वी। ये 2 साल यहाँ पर जो उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर चला। बात करें हम 14 फरवरी 1658 ईस्वी को प्रथम यहाँ पर चला। बात करें यहाँ पर मध्य, किसके मध्य यहाँ पर चला, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला जो चला वो दारा शिकोह, दारा शिकोह। अब दारा शिकोह या फिर इसे बोल सकते हैं शाही सेना। देखिए ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इधर दारा शिकोह उत्तराधिकारी संघर्ष में जो किसके साथ में युद्ध होता है, शाही सेना, और इधर होता है शाह शुजा। कौन? शाह शुजा। इसके मध्य में जो है वो ये युद्ध होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ही शासक कौन बन जाता है, दारा शिकोह। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो है वो इसके पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र होता है किसका, शाहजहां का, तो इसको शासक यहाँ पर जो है वो शाहजहां के द्वारा नियुक्त कर देते हैं। बट सभी भाइयों में आपसी यहाँ पर संघर्ष होने लगा। आपसी संघर्ष होने लगा तो शाही सेना जो थी किसकी, शाहजहां की जो शाही सेना थी वो किसके पक्ष में थी, दारा शिकोह के। यानी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, दारा शिकोह। तो दारा शिकोह और उसके छोटा ही छोटा पुत्र था शाह शुजा, उसके साथ में यानी उसके भाई के साथ में, किसके, दारा शिकोह के भाई के साथ में, शाह शुजा के साथ में यहाँ पर जो है वो ये युद्ध यहाँ पर हुआ। और इसमें यहाँ पर जो है वो विजय कौन हुआ, परिणाम की बात करते हैं। परिणाम की बात करें तो यहाँ पर रहता है दारा शिकोह विजय। कौन रहता है, दारा शिकोह विजय यहाँ पर रहता है। ये पहला यहाँ पर युद्ध हुआ। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड युद्ध की बात करें हम। सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है धर्मथ का युद्ध। धर्मथ का युद्ध की बात करें, ये होता है 15 फरवरी। कब होता है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो गया, 14 फरवरी नहीं है, ये है 14 फरवरी, जनवरी नहीं है, फरवरी है। इधर बात करें तो ये 15 फरवरी ना होके 15 अप्रैल 1658 ईस्वी ये देखने को मिलता है। तो 15 अप्रैल 1658 में सेकंड यहाँ पर जो है वो ये युद्ध होता है। ये किसके मध्य में होता है, यहाँ पर बात करते हैं मध्य। ये किसके मध्य होता है, ये होता है दारा शिकोह होता है इधर, तो दारा शिकोह। अब ये नहीं लिखूंगा कि शाही सेना आप समझ लीजिएगा कि शाही सेना। देखिए कुछ भी आ सकता है, शाह शुजा मध्य शाही सेना आ सकता है आपके पास में, शाह शुजा मध्य दारा शिकोह आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शाही सेना किसकी तरफ है, दारा शिकोह की तरफ है। तो दारा शिकोह, और इधर होता है औरंगजेब के साथ में यहाँ पर होता है जो सेकंड पुत्र होता है किसका, शाहजहां का, इसके साथ में होता है। इसमें विजय कौन होता है, इसमें विजय यहाँ पर जो है वो कौन होता है, विजय। परिणाम की बात करते हैं, परिणाम है औरंगजेब विजयी। इसमें औरंगजेब जो है वो विजयी रहता है। हमने बात की 2 युद्धों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। काफ़ी यहाँ पर जो है वो लंबा बन जाता है वीडियो, इस वजह से जो है वो मैं फटाफट यहाँ पर जो है वो मिटा देता हूँ। बात हुआ बहादुरपुर और जो है वो धर्मथ का। अब इसके बाद में होता है तीसरा होता है कौन होता है, सामूगढ़ का युद्ध। कौन, सामूगढ़ का युद्ध। तो ये कब होता है, ये होता है 29 मई 1658। कब, 29 मई 1658 को ये युद्ध होता है। बात करें मध्य, सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य में होता है, ये होता है दारा शिकोह वर्सेज होता है किसके मध्य, औरंगजेब। इसमें भी विजय कौन होता है, परिणाम की बात करें औरंगजेब विजय होता है। औरंगजेब क्या होता है, विजय होता है। तीसरा युद्ध ये माना जाता है
बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, आप यहाँ पर जो है वो स्टार लगा के लिखिएगा या नोट लगा के लिखिएगा कि इसमें जो है वो आगरा पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। क्या अधिकार हो जाता है आगरा पर। इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर बात रखिएगा कि जो है वो शाहजहां को बंदी बना लिया गया। कहाँ पर बात करें, कहाँ, तो ये हमें देखने को मिलता है आगरा। आगरा में भी अगर बात करें यहाँ पर देखने को मिलता है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज जो ताजमहल बनाया था उसी के पास में मुसम्मन बुर्ज में उसे जो है वो कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो वहाँ से ही देख माना जाता है कि जो है वो शाहजहां जो है वो देखता रहता था ताजमहल को और देखता देखता मर जाता है। कब, यहाँ पर 1666 ईस्वी। हम बात करेंगे ये जो है वो 1658 से, कब, 1658 से यहाँ पर जो है वो 1666 तक जो है वो यहीं इसी कैद में यहाँ पर रहता है। अंतिम समय में इसकी जो है वो बड़ी पुत्री और दारा सिकोह इसका सहयोग करता है, जो है वो इनकी सेवा करता है। बीमार रहता था 31-32 से ही, क्या करे, ये बीमार रहता था 1631-32 से। तो उसके बाद में ही उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, वही इसी वजह से जो है वो 31 में, सॉरी कहना चाहूँगा अंतिम समय में, अंतिम 5 से 10 वर्षों में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बीमार रहा। तो बात हुई शाहजहां को बंदी बना लिया गया आगरा के मुसम्मन बुर्ज में, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इसी के बाद में बात करें हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं अंतिम अगला और कौन सा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर युद्ध देखने को मिला, चौथा युद्ध। ये देखने को मिलता है कौन सा, खाजुआ का युद्ध। और ये हुआ कब, खाजुआ का युद्ध हमें देखने को मिलता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी। तो 5 जनवरी 1659 में हमें जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, खाजुआ का युद्ध। खाजुआ का युद्ध ये कब देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी में हमें यहाँ पर जो है वो ये युद्ध देखने को मिलता है। ये किस किस के मध्य, अगर बात करें मध्य, ये भी दारा नहीं, शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य होता है। परिणाम क्या रहता है, परिणाम औरंगजेब जो है वो विजय रहता है। विजय रहता है। इसके बाद में अंतिम जो युद्ध होता है वो होता है कौन सा, दोराई, वह बोल सकते हैं देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। और यह होता है अप्रैल 1659 में। किसके मध्य में होता है, यहाँ पर बात करें मध्य में, तो ये होता है किसके बाद में, दारा सिकोह औरंगजेब। विजयी रहा कौन रहा, औरंगजेब। तो औरंगजेब विजयी रहा। अंतिम यहाँ पर बात रखिएगा
कि इस युद्ध में पूर्णतः दारा शिकोह पराजित हो जाता है, पूर्णतः पराजित हो जाता है और जो है वो मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब बन जाता है। तो ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने बात की उत्तराधिकारी संघर्षों के बारे में और संपूर्ण बाद में जो है वो कब 1559 में यानी 1659 में जो है वो कौन बन जाता है, ये बन जाता है औरंगजेब। तो हम यहाँ पर बात हुई किसके बारे में, हमने बात हुई उत्तराधिकारी संघर्ष चला। उत्तराधिकारी के संघर्ष में अंतिम दारा शिकोह यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, पराजित हो जाता है और दारा शिकोह को मारता भी कौन है, औरंगजेब ही मारता है। तो आगे बढ़ते हैं, सभी एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी संघर्षों के बारे में बात की। यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष, संपूर्ण संघर्षों के बारे में हमने अध्ययन किया और संपूर्ण संघर्षों के बारे में यहाँ पर जो है वो अध्ययन करते हुए हमने यहाँ पर जो है वो माना कि औरंगजेब जो है वो अंतिम शासक बन गया। अब बन गया तो यहाँ पर बोला जाता है किसके द्वारा, बर्नियर यहाँ पर जो है वो बर्नियर के अनुसार दारा शिकोह को मृत्यु दंड दिया जाता है। दंड औरंगजेब के द्वारा दिया गया और दिया गया और इसमें वो मर जाता है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है यह है बर्नियर अपनी आंखों से देखता है, आंखों से देखता है। अब बात करें कि बर्नियर भारत कब आया था, क्योंकि देखता है अंतिम समय में आके देख लेता है, ये बात आपको पच नहीं रही होगी। तो बर्नियर जो है वो भारत आता है, भारत आता है कब, 1658 ईस्वी को। कब आता है, 1658 ईस्वी को यहाँ पर जो है वो भारत आता है और इसको जो है वो मृत्यु दंड देते हैं दारा शिकोह को। और मृत्यु दंड देते हुए कौन देखता है, बर्नियर देखता है। ये बात हुई। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है क्या, इसके अलावा हमें एक और जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है कि शाहजहाँ के द्वारा, क्या, शाहजहाँ अंतिम समय में कहाँ पर था, अंतिम समय कहाँ, क्वेश्चन है अंतिम समय, तो यहाँ पर था आगरा में मुसम्मन बुर्ज, क्या, आगरा में मुसम्मन बुर्ज में था, क्या था, कैद था और मरा भी वहीं पर। क्या, मृत्यु की बात करें 1666 में ये मर गया, कहाँ पर, आगरा मुसम्मन इसमें दुर्ग में। मकबरे की बात करें, मकबरा ताजमहल में जो है वो इनकी पत्नी कौन, अर्जुमंद बानो के बगल में ही जो है वो इसे दफनाया गया। तो मकबरा भी वही है, ताजमहल में ही, उसके बगल में ही। इसको बोला जाता है कि जो है वो शाहजहाँ को उसके दरबारियों के द्वारा जो है वो दफनाया गया, यानी दरबारी ही लेके गए वहाँ पर जो है वो दफनाया जाता है उन्हीं के द्वारा। तो हम बात किया वो 66 में मृत्यु हो जाती है। और जो है वो बात करें यहाँ पर 1658 से ईस्वी से ये रहते हैं 1666 ईस्वी तक जो है वो कहाँ पर कैद रहते हैं, क्या, कैद रहते हैं, किसके, औरंगजेब के। औरंगजेब कैद रखता है इसको, कौन, औरंगजेब। ये बात हमें जो है वो देखने को मिली।
और यहाँ पर एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो है वो शाहजहाँ की बात हो रही है। शाहजहाँ एक मुद्रा चलाई थी, क्या मुद्रा, शाहजहाँ के द्वारा मुद्रा चलाई। मुद्रा यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, मुद्रा चलाई गई और मुद्रा का नाम देखने को मिलता है आना। आना नामक मुद्रा चलाई, मुद्रा चलाई। तो इनके द्वारा जो मुद्रा चलाई गई थी वो आना नामक मुद्रा यहाँ पर जो है वो चलाई गई। यहाँ पर पूछा जाए कि शाहजहाँ के द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई, आना नामक मुद्रा चलाई गई। एक यहाँ पर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक यहाँ पर बात यहाँ पर आई किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये शाहजहाँ के द्वारा जो भी जानकारी थी वो मैंने दी, थोड़ी सी आप यहाँ पर याद रखिएगा किसके बारे में, दारा सिकों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि दारा सिकों के बारे में, किसके बारे में, दारा सिकों है। दारा सिकों के बारे में ये याद रखिएगा कि ये कौन था, पहले तो ये था शाहजहाँ का बड़ा बेटा। क्या था, शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। इसी के बाद में अगर बात करें तो इसे अकबर, इसे बर्नियर लघु अकबर की संज्ञा दी, लघु अकबर की संज्ञा दी या कहा। क्यों लघु अकबर कहा, इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो है वो इसके साथ बताया जाता है कि दारा सिकों जो है उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करता है। तो फारसी भाषा में कौन करता है, यहाँ पर दारा सिकों 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करता है। और ये सभी यहाँ पर जो है वो डिटेल इसके द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दारा सिकों में यही बात यहाँ पर याद रखना है एक तो कि लघु अकबर की संज्ञा किसको दी, दारा सिकों को दी। 52 उपनिषदों की रचना फारसी भाषा में शाहजहाँ के काल में कौन करता है, दारा सिकों, उसका पुत्र। ये बात हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में जो है वो राजगद्दी या मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनता है, औरंगजेब। तो ये जानकारी हमें मिलती है। ये हमें मिलती है कब से कब तक बनता है, तो बात करें हमें यहाँ पर जो है वो 1659 से 1707 तक देखने को मिलता है। कल से हम बात करेंगे औरंगजेब की। शाहजहाँ की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड तक सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड तक क्लास को देखने के लिए। वीडियो में कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों को फिर से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।